ये हिंदू समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति तस्करी करते पकड़ाता है तो पूरा हिंदू समाज खड़ा होता है और बोलता है कि इसको पकड़ो, इसको अंदर करो। लेकिन यहाँ जांच नहीं हुआ है, आपको आधी जानकारी है और आप वो तस्कर के साथ में कैसे खड़े, ये जांच होनी चाहिए। आप कैसे सिद्ध कर रहे हो कि वो तस्कर है कि नहीं? राहुल विंची को मैं कहना चाहती हूँ, राहुल विंची, जब पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया और मारने वाले इसी विशेष समुदाय के लोग थे, राहुल विंची ननिहाल का धर्म आपके अंदर हिलोरे मार रहा है। अगर वर्तमान में कोई बच्चियों को ऐसे ले जाता है, इसमें धर्म का विषय तो अपन बाद में लाते हैं कि इतने ईसाई वहाँ जमा कैसे हो गए। भूपेश बघेल की सरकार थी तो जब सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता था या मानव तस्करी होता था तब राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आता था। दिख रहा है कि क्रिश्चियन समुदाय किस तरीके से हावी हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ शासन को और केंद्र में बैठे वाले को सोचना जरूरी है। हमें ऐसे लोगों को तुरंत ही पुलिस की हवाले नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत उल्टा लटका के मारना चाहिए। नमस्कार, राष्ट्रबोध की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए भिलाई के एक खास स्थान पर मौजूद है। भिलाई वो इलाका है जहां पर ईसाई मिशनरियों का प्रकोप देखा गया है। बैकलाइन यहाँ एक इलाका है, वहाँ पे लगातार मिशनरियाँ अपने प्रकोप को बढ़ा रही है और प्रलोभन के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, मानव तस्करी का खेल चल रहा है। जिस तरह से दुर्ग रेलवे स्टेशन में बीती 25 जुलाई को एक भयावह तस्वीर सामने आई, उसके बाद भारत की संसद से भी एक विचारधारा निकलकर सामने आती है, जहां राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट सामने आता है और केरल के कुछ सांसद जिस तरह से इसे मिशनरियों के ऊपर हमला बता रहे हैं। और वास्तव में ये हकीकत क्या है, जिसे समझने के लिए कुछ हिंदूवादी भाई बहनों के साथ में उपस्थित हूँ। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाके काम करते हैं और ये आरोप सिर्फ इनके नहीं हैं बल्कि आम जनता की आवाज़ है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मेरे साथ ज्योति शर्मा जैसे वो तमाम लोग, बारी बारी से सबसे मैं आपसे मुखातिब करवाऊंगा, मिलेंगे। ज्योति शर्मा वो शख्सियत है जिन्होंने मिशनरियों को सड़क पर सबक सिखाया। बाकायदा उनके एक झापड़ का वीडियो पूरे देश भर में वायरल होता है। हम ऐसी किसी मारपीट का समर्थन नहीं करते, बावजूद इसके हम सारी बातों को ग्राउंड जीरो पर जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने जो कथित रूप से नन वहाँ थी, मानव तस्करी कर रही थी, इस मुद्दे पर आप मुझे खुलकर बताइए। उस दिन माहौल कुछ और था, दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। आज कैसे हालात हैं जब देश भर की मीडिया यहाँ पहुँच रही है, दुर्ग भिलाई में आ रही है, आप कैसे देख पा रहे हो? क्या आपके पास अपडेट है? जी, अपडेट ये है अभी जिस तरीके से पूरे देश के क्रिश्चियन कम्युनिटी लग गई है बचाने के लिए दोनों नन को, वो मेरे पास है। मैं इससे कहीं ना कहीं अपने देश के हिंदू भाइयों और बहनों से एक ही सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज पूरे देश में विदेश में 2 नन अंदर हुई है, मानव तस्करी में जो करते हुए साक्षात सामने हुआ है, उसके लिए उन लोग उसको बचाने के लिए आ गए हैं। तो हमारे हिंदू समाज में अगर कोई बात आती है हम हिंदू भाई बहनों पे, तो हमारा हिंदू समाज एकत्र क्यों नहीं होता? आज जो नया क्या अपडेट है, क्योंकि हमारे किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि ज्योति शर्मा क्या कोई पुलिस से हैं जो किसी का बैग चेक कर रही हैं, तो ये कमेंट मुझे आप तक खींच रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है इस बारे में। मैं पुलिस से नहीं हूँ, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और वहाँ पर कोई महिला नहीं थी, तो मेरा आधार कार्ड देखना उन बच्चों का, मैंने नन लोगों का बैग को छुआ भी नहीं है। मैं अपने घर की बच्चियों का, उन तीनों बच्चियों का मैंने बैग को चेक किया कि बच्चियाँ क्या क्या लेके निकली हुई हैं घर से। उसमें मैं कोई पुलिस वाली हूँ मैंने कभी नहीं कहा है। और जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं सब लोग, तो मैं आज देश भर की मीडिया, केरल से भी लगातार पत्रकार आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, लगातार खोज रहे हैं कि भाई ये ज्योति शर्मा कौन है। ज्योति शर्मा एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेत्री के रूप में उभरी हैं। आप कैसा देख पा रहे हैं? क्यों आपको लोग खोज रहे हैं और क्यों आप हर जगह पहुंच जाते हैं? क्या आपके पास नेटवर्क है जो सारी जानकारी पहले आपके पास आ जाती है? देखिए क्या है, मैं सभी अपने भाइयों से बहनों से जुड़ी हुई हूँ, सभी हिंदूवादियों से, और दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में सभी को मालूम है। अगर कहीं पर ऐसा बात आता है तो दीदी ही खुल के इस चीज़ को बोलती हैं, और इस चीज़ में दीदी काम करती, क्या सही है क्या गलत है दीदी को मालूम है। हमारे अगले मेहमान है विशाल ताम्रकार। मैं इनसे मुखातिब होता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। विशाल जी उस वक्त मौके पर मौजूद थे, अनेक मौक़ों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। विशाल जी, आप बताएं क्या कहना, क्या अपडेट है आपके पास? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यदि कोई बेटी कहीं मदद के लिए कह रही है कि मुझे मेरे घर जाना है, चाहे वह आपकी बेटी ही क्यों ना हो, तो आप मदद के लिए मत पहुंचो। नहीं तो मुझे डर लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के जो बड़े नेता, अभी चेहरे जो दिख रहे हैं, राहुल जी का
फोन आ जाएगा, वो ट्वीट करेंगे और एक सड़क पर भीड़ नजर आ जाएगी। मतलब आप ये सोचिए, राहुल गांधी जी के जगह में मैं रहता तो मैं बोलता आप निष्पक्ष जांच कीजिए और जांच के आधार पर आप कार्रवाई कीजिए और ये देखिए कि किसी भी पक्ष का वहां पे दबाव ना हो, केवल पीड़ित लड़की का दबाव होना, पीड़ित लड़की का बयान होना चाहिए कि वो क्या बोल रही है, उसके आधार पर काम होता है। तो ये निष्पक्षता नजर आती है। नहीं, आप मौके पे आप क्या देख पा रहे थे? मैं- क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, आप वहाँ काफ़ी आपने समय दिया, 25 जुलाई की वो तारीख जो दुर्ग का रेलवे स्टेशन काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, दूसरी तरफ से भी नारेबाजी हो रही थी, वो कौन लोग थे जो आपसे ऐसा लग रहा था, जो जानकारी हमारे पास आई, लगभग मारपीट और तनाव की स्थिति थी कि मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश थी? वो तो बेहतर हुआ कि यहाँ प्रशासनिक क्षमता स्थानीय अधिकारियों की, मैं यहाँ कुछ तारीफ भी करूँगा, सारा विषय बुराई का नहीं होता, हमेशा कमियाँ नहीं रहती, बल्कि कुछ अच्छाइयाँ भी नज़र आती है कि उस दिन क्या वास्तव में जो जानकारी है, उस दिन माहौल कैसा था, क्या लग रहा था? बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए विपक्ष से, अधर्मियों की तरफ से कोई भी आए उसको तो मुंह तोड़ जवाब, चाहे वह सड़क पर हो, चाहे संसद भवन पे हो, विधानसभा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, कोई भी हो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसे दिया आपने? उस समय तो आए थे। नहीं, हम तो स्पष्ट बोले, क्या ये हिंदू समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति तस्करी करते पकड़ाता है तो पूरा हिंदू समाज खड़ा होता है और बोलता है कि इसको पकड़ो, इसको अंदर करो। लेकिन यहाँ जांच नहीं हुआ है, पता ही नहीं चला है और आपको आधी जानकारी है और आप वो तस्कर के साथ में कैसे खड़े? ये जांच होनी चाहिए। आप कैसे सिद्ध कर रहे हो कि वो तस्कर है कि नहीं? वो तो प्रशासन बताएगा ना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे ट्वीट आया, आपने देखा होगा जामुल थाने के क्षेत्र में किसी का खतना कर दिया जाता है तब ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी जी का, है ना। मंदिर प्रांगण पर हमले होते हैं तब ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी जी का। जब नागपुर में दुकान को चिन्हांकित करके मारा जाता है तब राहुल जी का ट्वीट नहीं आता। सबसे बड़ी बात और सबसे दुख ये लगता है, हर्षा का हत्याकांड हुआ कर्नाटक में तब ट्वीट नहीं आया। अंकिता को ब्रह्म मुहूर्त में उसी के घर पर जिंदा जला दिया गया तब ट्वीट नहीं आया। लेकिन 2 नन के पकड़े जाने पर जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन सीधा ट्वीट कर दे। पहले आप वर्तमान और वास्तविक स्थिति के लिए प्रशासन को कहिए कि स्थितियां है क्या, वास्तव है क्या, उसके बाद आप बोलेंगे। लेकिन तकलीफ की बात आती है कि तुरंत ट्वीट आ जाता है। विशाल जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। आप काफ़ी एग्रेसिव लग रहे हैं और आपके गुस्से को भी मैं जायज़ समझता हूँ। हो सकता है कि आपको अपनी समझ हो और हर विषय को देखने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। पत्रकार सभी नज़रियों को साथ लेकर चलता है। एक और दूसरी मेहमान है हमारे साथ, शकुंतला दास जी, ये भी हिंदू जागरण मंच से जुड़ी है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर मौके पर उन्होंने क्या देखा और मौजूदा हालात में किस तरह से मिशनरियों द्वारा प्रलोभन और मानव तस्करी के माध्यम से धर्मांतरण के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम जब मौके पर पहुंचे तो वो लोग हावी हो चुके थे हमारे लोगों पर, हालेलुया हालेलुया करके चिल्ला रहे थे। और उसमें एक आरती नाम की महिला थी जो कहती थी, किसी ने मेरे नाम पे कमेंट किया, मैं आरती क्या भवानी रखूं? तो मैं आरती को कहना चाहती हूं, अगर अपना नाम भवानी रखना है तो तू सनातन में लौट गया, नहीं तो अपना नाम एंटोनियो रख, तुझे भवानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। राहुल विंची को मैं कहना चाहती हूँ, राहुल विंची, जब पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया और मारने वाले इसी विशेष समुदाय के लोग थे, विशेष समुदाय का मतलब मुस्लिम भाई ना समझे, ये मिशनरी लोग ही थे, उन्हीं के लोग ही मरवाए थे पालघर में उसको, तब राहुल विंची क्वारंटाइन थे। तो राहुल विंची को मैं कहना चाहती हूँ, राहुल विंची, ननिहाल का धर्म आपके अंदर हिलोरे मार रहा है, थोड़ा उसमें रुक जाइए। और अभी बिहार में हिंदू भाइयों को कहना चाहती हूँ, देख लो सनातन को मिटाने के लिए कैसे खड़े हैं। इन लोगों को वोट दोगे तो खुद मिट जाओगे और पुरखे जो ऊपर गए हैं ना, वो सब लोगों का श्राप लगेगा। तो इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों को बार बार निवेदन करती हूँ, वो कांग्रेस को, जहाँ से कांग्रेस आई थी, ने बनाया था, उसको वहीं का वहीं पहुंचा दीजिए। ये कोई एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, परिचर्चा नहीं हो रही है। शुद्ध रूप से हम लोग धर्म आधारित उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर ऐसा आरोप लग रहा है कि धर्म पर आघात हो रहा है। तो मेरे साथ एक और दूसरे मेहमान हैं, सुदीप सनातनी, इन्होंने अपने नाम के साथ ही सनातन लगाया हुआ है, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, डॉक्टर सुदीप सनातनी। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। सुदीप जी, आप बताइए, आप इस विषय को कैसे देख पा रहे हैं? आज दुर्ग रेलवे स्टेशन चर्चा का केंद्र बना हुआ है, भारत की संसद के बाहर भी और पूरे देश भर की मीडिया भी यहाँ आ रही है। तो अब मिशनरियों के समर्थन में भी लोग बात कर रहे हैं। पहले ऐसा लगता था कि ये छत्तीसगढ़ हिंदू बाहुल्य इलाका है और यहाँ मिशनरियों के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो मामला टकराव की स्थिति वाला है और हालात में कुछ अशांति लाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ऐसा माहौल था। मुझे पता चला दुर्ग में 3 बच्चियों को ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने भीड़ का जो उग्र रूप, मतलब जो भी ईसाई समुदाय का देखा, तो मुझे भी चिंता हुई कि आखिर विषय क्या है। अगर वर्तमान में कोई बच्चियों को ऐसे ले जाता है, इसमें धर्म का विषय तो अपन बाद में लाते हैं कि इतने ईसाई वहाँ जमा कैसे हो गए,
जितने भी हिंदूवादी हम लोग सब गए, हम लोग ये सोच के गए कि इन 3 बच्चियों को बहला फुसला के ले कौन जा रहा है। जब वहाँ हम गए तो हमें पता चला एक पादरी जो शायद पहले भी ऐसे पूर्व में कर चुका है, 2 नन उसे ले जा रही हैं। उसके उपरांत मैं एक बात और कहूँगा, हम संविधान मानने वाले लोग हैं और राहुल जी संपूर्ण भारतवर्ष संविधान पर विश्वास करते हैं ना, तो संविधान पर विश्वास करना चाहिए, न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए कि वो इस कानून अगर वो जवाबदार हैं इसके तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए शीघ्र। इसके लिए किसी भी तरह की टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कल मेरी बहन है, मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है और कोई देश का राष्ट्रीय राजनेता ऐसा बात करता है तो शर्म से डूब मरने वाली बात। सुदीप सनातनी ने चुनौती दी है। ऐसी चुनौती उन कानों में भी पहुँचे जो ये सुनने की आदी नहीं है। हम कानून की बात करते हैं, जो कानून की दुहाई देते हुए संविधान दिखाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। जब किसी भी नेता राजनीतिक दल का देखने का नज़रिया दोयम दर्जे का होगा या दोहरी मानसिकता होगी तो जाहिर तौर पर ऐसे प्रश्न तो खड़े होंगे ही। अब मैं एक और मेहमान हमारे साथ ममता राव, जो कि खुद तो कला के क्षेत्र से जुड़ी है लेकिन हिंदुत्व के विषय पर ये खुल के चर्चा करती हैं, विमर्श करती हैं, अनेक संगठनों से जुड़ी हैं। ममता राव से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हालात हैं उस दुर्ग भिलाई के जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। मिशनरियों द्वारा तस्करी का मामला इसी दुर्ग में ही रंगे हाथों पकड़ा गया है। ममता जी, आप बताएंगे कि आप कई बच्चियों को आप खुद शिक्षा देती हैं, आप खुद शिक्षिका हैं, तो कैसे देख पा रही हैं इस विषय को कि कुछ मासूम बच्चियों को लाया गया और साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि मानव तस्करी हो रही थी, रंगे हाथों पकड़े जाने का कुछ मामला है, फर्जी आधार कार्ड मिले और ढेर सारे नाबालिग बच्चियों के, आदिवासी बच्चियों के, आबूझमाड़ के इलाके की बच्चियों की तस्वीरें मिली। आप कैसे देख पा रहे हैं? यहाँ विषय बच्ची का है और मैं भी शिक्षा देती हूँ। अगर शिक्षा देने के नाम पर अगर ये 2 महिलाएं उन बच्चियों को इतनी दूर लेके जाना, ये असंभव सी बात है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ में रोजगार की व्यवस्था नहीं है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का कोई साधन नहीं है? क्या वो वनवासी बच्चियों को हम यहाँ शिक्षा नहीं दे सकते? सभी दे सकते, क्योंकि वो बच्चियाँ मासूम हैं। उन बच्चियों को हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार द्वारा सभी शिक्षा के और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि ना इसे पार्टी का विषय बनाया जाए, ना जाति ना धर्म का विषय बनाया जाए। एक बच्ची का और उसको शिक्षा देकर, प्रलोभन देकर कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है। लेकिन अगर बच्ची की बात आती है, एक गुरु होने के नाते ये मेरी चेतावनी है कि शिक्षा के नाम पर किसी का भी आप गलत गतिविधियों पर या उनके जीवन और भविष्य के साथ खेलने का कभी भी अभद्र साहस ना करें। ममता राव जैसी एक गुरु से हमने बातचीत की। अब बारी है दीपक साहू की। हिंदू महासभा से हैं, वो उनके प्रदेश संयोजक हैं। हिंदू महासभा का नाम नाथूराम गोडसे से भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि वो उसके सदस्य थे और नाथूराम गोडसे ने क्या किया था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात हिंदुत्व और हिंदू की आ रही है तो जाहिर तौर पर ये एक जनमंच उन्हें भी अवसर देता है। समझने की कोशिश करते हैं आखिर दीपक साहू, हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक, क्या सोचते हैं इस बारे में। दीपक साहू जी, आप साहू समाज से भी जुड़े हैं और साहू समाज के ऊपर एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग धर्मांतरित हो रहे हैं और ये जो घटना है 25 जुलाई की, उससे धर्मांतरण और मानव तस्करी दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये इस घटना को आप कैसे देख पा रहे हैं जब पूरे देश भर की मीडिया का ध्यान इस वक्त उस घटना पर है, भारत की संसद से भी आवाज़ उठ रही है। देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि आज जो सबसे ज़्यादा साहू समाज बहुल्य है और हमारे आदिवासी समाज बहुल्य है। हमारे आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं भोले भाले होते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे महिला हो, तो उनको बहुत आसानी से ये बरगला के जो अपने माया जाल या कुछ भी जाल में फंसा लेते हैं। अब रही बात यहाँ पे मानव तस्करी की, तो ये आपको मैं बता दूँ आंकड़ा, भारत देश के अंदर 13 लाख से ज़्यादा जो है 2 साल के अंदर ये गायब हो रहे हैं हमारे महिला बच्चे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 48,000 के आसपास की आंकड़ा है। तो ये बहुत गहरी चिंतन की विषय है और यहाँ पे तो कोई भी राजनीति होना नहीं चाहिए। अब जिस हिसाब से राहुल गांधी जो है वो ईसाई धर्म को लेके पैरवी करते हुए बाकायदा वकील भेज रहे हैं, बाकायदा मीडिया भेज रहे हैं, बाकायदा जमानत की याचिका में सुनाई में आया कि कल जमानत वाला भी होना है। तो ये तो बड़ी गहरी विचारणीय बात है। ये एक समुदाय के लिए खड़े हो रहे हैं। जब हमारे हिंदू धर्म में जब किसी गुरु को मारा जाता है या किसी मंदिर को तोड़ा जाता है या कहीं पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो राहुल गांधी चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए, मैं हिंदू महासभा से हूँ और मैं धर्म समाज की बात करूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो घटना निकल के आया है ये छुपा नहीं गया किसी से। यहाँ पे राजनीति नहीं होना चाहिए। जो मानव तस्करी, जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, जो पूर्व सरकार में भी चला है, वर्तमान सरकार में भी चल रहा है, तो ये सारा जो है बंद होना चाहिए। सरकार को
तुरंत कठोर कानून लाने की आवश्यकता है कि धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे चीज़ में इनको ध्यान देना चाहिए और कानून बना के इसको रोकथाम करना चाहिए। आज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही ये चिंता की विषय हो गई है कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग को, महिलाओं को बहला फुसला के बाहर ले जाके उनको बेच दिया जाता है, मानव तस्करी किया जाता है और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो जब सबसे ज़्यादा धर्मांतरण होता था या मानव तस्करी होता था तब राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आता था, लेकिन आज वर्तमान सरकार की जो भी है राजनीति में बीजेपी की सरकार है तो उसकी सरकार में जब ये हो रहे थे ट्वीट कर रहे हैं तो ये मानसिकता हम सभी को समझने की बात है कि ये आखिर राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो राजनीति यहाँ पे होना नहीं चाहिए और इस पर सभी जो है पार्टी को एक मानव तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। विचार तो खुलकर आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं गहराई से कि आखिर चल क्या रहा है। देश को बचाने के लिए जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता महसूस की जाती रही, वहीं धर्म भी एक आवश्यक विषय वस्तु माना जा रहा है। दिल से मानने वाला एक विषय है। अध्यात्म से मानव समाज अलग नहीं हो सकता। खासकर भारत की बात की जाए जो जिस तरह से साफ तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, यहाँ ईसाई और मुस्लिम की आबादी अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की उतनी ज़्यादा नहीं है। बावजूद इसके लगातार जिस तरह से यहाँ डेमोग्राफी ख़राब करने की कोशिश की बात आ रही है, एक चुनौती है। तो यहाँ दो बहनें और हैं, तरसेम और भारती बेन। मैं जल्दी जल्दी उनके कमेंट लेना चाहूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये बहनें क्या सोचती हैं, किस तरह से भारत में आज सनातन को बचाने के लिए एक व्यापक स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। धर्मांतरण और मानव तस्करी का ये विषय दुर्ग से निकलकर सामने आया है। 3 मासूम बच्चियाँ पकड़ाई है, कुछ अभी भी ये सब चल रहा है, आरोप लग रहे हैं। आपका क्या कहना है? जब हम बच्चियां पकड़ी गई थी हमको भी सूचना मिली, हम सब वहाँ गए थे। वहाँ पे हम जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो जय संविधान बोल रहे थे। अगर वो संविधान को मानते हैं तो संविधान में कहीं धर्म परिवर्तन के लिए कोई कानून नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये कौन होते हैं जो उनका धर्म बदली करते हैं और बच्चियों को ले जा के सप्लाई कर रहे हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भारती बहन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी भगवा वेशभूषा और माथे पे सुंदर सा तिलक आपकी विशेष पहचान है। गौ सेविका के रूप में आपकी छत्तीसगढ़ में ख्याति अर्जित हो चुकी है। आज इस विषय में कैसे देख पा रहे हैं? आज भारत की बेटियों को बचाने के लिए संसद से आवाज़ नहीं उठ रही है, बल्कि नन के ऊपर अत्याचार हुआ है, एक धर्म विश्वास पे आघात हुआ है, इस पे बात हो रही है। सोच में इस तरह का सौतेला व्यवहार आप कैसे देख पा रही हैं इसे? हमारी बच्चियाँ जो यहाँ दुर्ग में मिली, हमें 3 बच्चियाँ मिली, तो इन लोग जो इस तरह बच्चियों को लेके जाते हैं और बरगलाते हैं और जो कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो इन लोगों को ये क्या गल्फ का कानून है? हमारे देश में ऐसा होता है नहीं। हमें ऐसे लोगों को तुरंत ही पुलिस की हवाले नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत उल्टा लटका के मारना चाहिए, वहीं खत्म करना चाहिए, चौराहे में मारना चाहिए, चौराहे में लटका के लोगों के सामने। देखिए ये जनमंच इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप संविधान के इतर को चर्चा करें। ये जनमंच राजनीति का नहीं था, यहाँ राजनीति की चर्चा भी हुई और कानून से इतर भी रोड में लाकर, सड़क में लाकर सबक सिखाने की बातचीत भी हुई। बातचीत का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा। लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब बातचीत के अगले दौर में मैं ज्योति शर्मा जी और बाकी लोगों से फिर समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस सारी बातचीत को आप कैसे देख पा रहे हैं, आम जनमानस क्या सोचता है और किस तरह से आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप कुछ और बेहतर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं और ऐसे लोग जो मानव तस्करी में लगे हैं इनसे कैसे निपटा जाए? जी, सबसे पहले तो मैं जनमानस का जिस तरीके से सुन रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अब हिंदू समाज जाग गया है, जहाँ पर इस तरीके से धर्मांतरण और मानव तस्करी का अगर उनको पता चलता है या खुद से देखते हैं तो खुद उस चीज़ का वो मुकाबला करेंगे। अब वो हिंदू संगठन के भरोसे नहीं रहेंगे। और मैं आगे शासन से चाहूँगी कि धर्मांतरण का जो कानून है वो जल्द से जल्द लाए और मानव तस्करी जो हुआ है, ऐसे पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। मुझे अब जो आज का है, आज का दिख रहा है कि क्रिश्चियन समुदाय किस तरीके से हावी हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ शासन को और केंद्र में बैठे वाले को सोचना जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द सभी के लिए कड़ा कानून लाया जाए। गुस्सा और आक्रोश भी है और विचार भी निकलकर सामने आ रहा है। 2021 में सुनील शर्मा सुकमा के एसपी हुआ करते थे। अपनी ही सरकार के नीतियों के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपने निचले स्तर के अधिकारी एसडीओ और टीआई को पत्र लिखा कि मिशनरियों का खतरा है। ये साफ तौर पर भूपेश बघेल की सरकार के एसपी ने लिखा था। लेकिन गौर करने वाली बात है, जिस साल उन्होंने पत्र लिखा उसके अगले साल से धर्मांतरण के केस रजिस्टर्ड होना बंद हो गए और 2023 में जिस साल विधानसभा चुनाव था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 0 विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में 0 एफआईआर दर्ज हुआ।
यानी कुल मिलाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई कि आप रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो मामला देखेगा ही नहीं, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं तो ये कह सकता है कि मैं तो फेल हुआ नहीं। ये बातें बचपने वाली लग सकती है, लेकिन ये आम जनमानस से समझ रहा है। विशाल ताम्रकार जी से समझने की कोशिश करूंगा। विशाल जी, सारी बातों को आप समझ रहे थे, सुन रहे थे, अब आप इसमें क्या अंतिम कमेंट देना चाहेंगे? समाज में यदि ऐसी बात आती है, जब ज्योति शर्मा ने रेलवे स्टेशन पर जाकर ये सारी चीज़ों को देखी गंभीरता से, और वो बार बार आ रहा था कि पुलिस कौन होता है, कि क्या ज्योति शर्मा पुलिस है क्या। जब छत्तीसगढ़ में एक बार और जब मामला आया था, जब बोले थे कि ज्योति शर्मा ने हाथ छोड़ा, ये वाली जब बात आई थी, उसके पहले में भी मेन मुख्य बात क्या था कि हमारे यहाँ उपचार से वंचित करके 4 लोगों की जानें चलेगी। वही क्रिया ना हो करके ज्योति शर्मा अपनी भूमिका निभाई। अभी फिर ज्योति शर्मा यहाँ पे क्यों आई? आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, छत्तीसगढ़ में 56,000 बालिग नाबालिग बेटियां गायब है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संसद भवन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं ये वो है, ये सारे दस्तावेज संसद भवन में प्रस्तुत किए गए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यही, जब हम भारत देश में पूरा देखते हैं तो 13 लाख, क्या हमारी बेटियां को ले जाए और हमारी नारी शक्तियां अपनी भूमिका ना बनाए? बेटियों को जाने के बाद क्या हो रहा है? वो मानव तस्करी बम बन रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, 10 बच्चों को पैदा कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आकर ये कार्य कर रही है तो बहुत अनिवार्य और बहुत जरूरी है। विशाल जी को सुना, अब मैं शकुंतला जी से भी एक राय ले लूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी कुछ और कमेंट ले लूँ। समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर लोग क्या चाहते हैं और भारत की जनता क्या चाहती है, किस तरह से हम आगे अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। जनजाति क्षेत्र है और यहाँ जनजाति बहुल्य एरिया है, और ईसाई मिशनरी जो होते हैं उन्हीं एरिया को चिन्हित करते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो एक दिन कन्वर्टेड ईसाई और जो गैर ईसाई हैं, जनजाति भाई हैं, उन लोगों में ऐसा वर्ग संघर्ष होगा जो खूनी संघर्ष का रूप ले लेगा। तो समय रहते सरकार इसका निदान करे, नहीं तो खूनी संघर्ष होना तय है। सुधीर सनातनी जी, आप बताइए इस बारे में आपका क्या कहना? स्टेशन की बात मैं कहना चाहूँगा कि उनकी संख्या देख हमें तो ये लगा कि हम लोग मॉब लिंचिंग के शिकार ना हो जाए, जबकि हम तो संविधान के अनुरूप काम कर रहे थे, बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम खुद अपनी बेटियों को बचाने के लिए अगर इतना संघर्ष हिंदू समाज को करना पड़ेगा मिशनरियों से, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पूर्व में भी सरकारें नहीं, कांग्रेस की सरकार रही, वामपंथी विचारधारा चली, लेकिन वर्तमान में ऐसे ईसाई मिशनरी को खाद पानी या पैसा कहाँ से आ रहा है जो ऐसा कार्यकृत करने के लिए इतना सोच भी ले रहे हैं कि उन बच्चियों को इतनी दूर जहाँ बस्तर से लाकर बाहर ले जाने की तैयारी थी। और इसकी न्यायिक जांच चल रही है। इसका ईसाइयों को भी समर्थन करना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने गहराई से समझने की कोशिश की। 25 जुलाई की तारीख को राष्ट्रबोध की टीम भी मौके पर मौजूद थी। अंश उपाध्याय हमारे पत्रकार वहाँ मौजूद थे और हमारी पूरी टीम ने लगातार इस खबर को समझने की कोशिश की। हमने कल जो विश्लेषण दिखाया उसके बाद काफ़ी तीखे कमेंट आ रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत आक्षेप भी हो रहे हैं और हम पर जिस तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, गोदी मीडिया और तमाम तरह की बातें, तो हम जनता की आवाज़ को बुलंदी के साथ रखते रहेंगे। ये जनमंच है, हम किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं है, लेकिन जो गलत हो रहा है वो दिख रहा है। चाहे जो भी गलत करेगा उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, लगातार जनता की आवाज़ बनकर जन सरोकारों से विषयों को हम उठाते रहेंगे, उठाते हैं। ढेर सारे दबाव आते हैं, ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और यदि कमेंट करें तो शालीनता के साथ करें। नमस्कार।